18 मार्च 2026 एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन लेटर में एक ही लाइन थी, Certain happenings and practices within the bank are not in congruence with my personal values and ethics। कोई डिटेल्स नहीं, कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं, पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट। और नेक्स्ट मार्केट सेशन खुलते ही स्टॉक 8.7% से गिर गया। यहाँ तक कि निफ्टी 50 भी उस दिन 3.26% से नीचे था, जो जून 2024 के बाद सबसे बड़ा सिंगल डे लॉस था। 1 लाख करोड़ रुपए एक ही दिन में वैनिश हो गए, सिर्फ एक रेजिग्नेशन लेटर की वजह से। अब सवाल ये है कि एचडीएफसी बैंक में एक्चुअली हो क्या रहा है? क्या आपके एफडीज और बैंक बैलेंसेस सेफ हैं? और अगर आप इन्वेस्टर हो तो इस क्रैश को आपको कैसे देखना चाहिए? आज हम ये सब समझेंगे। क्या हुआ, क्यों हुआ, बैंक की एक्चुअल फाइनेंशियल रियलिटी क्या है और वैल्यूएशन आपसे क्या कह रही है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक आज जरूर देखना। तो सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझते हैं, लेकिन सीधा टाइमलाइन पे जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना काफी जरूरी है। AD1 बॉन्ड्स, जिनको हम परपेचुअल बॉन्ड्स भी बोलते हैं। जो एक कंपनी ने बॉन्ड्स इशू किए हैं। नॉर्मल बॉन्ड में क्या होता है, अगर आप 1 लाख देते हो तो कंपनी आपको हर साल फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है और एक फिक्स्ड डेट पे आपको पूरा प्रिंसिपल वापस कर देती है। अगर कंपनी डूबी तो भी कंपनी के एसेट्स लिक्विडेट करके आपका प्रिंसिपल सबसे पहले आपको पे होता है। देन कुछ बच जाए तो वो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। 81 बॉन्ड्स में ये बिल्कुल अलग है। इन बॉन्ड्स में आपको रेगुलर इंटरेस्ट तो मिलता है, लेकिन इनकी कोई फिक्स मैच्योरिटी नहीं होती। हेंस द नेम परपेचुअल बॉन्ड्स। मतलब कंपनी डिसाइड करेगी वो कब ये पैसा वापस करेगी। इसकी वजह से ये बॉन्ड्स रिस्की होते हैं और इनका इंटरेस्ट भी नॉर्मल बॉन्ड से काफी ज्यादा होता है। इनफैक्ट लिक्विडेशन के टाइम भी बाकी नॉर्मल बॉन्ड होल्डर्स को पहले पे किया जाता है, फिर 81 बॉन्ड होल्डर्स को। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई दूसरा बैंक या फिर गवर्नमेंट किसी बैंक को बेल आउट करती है तो दे कैन लीगली चूज टू राइट ऑफ 81 बॉन्ड्स टू जीरो। अब इसका एक रियल एग्जांपल हम येस बैंक के क्राइसिस के टाइम ऑलरेडी देख चुके हैं, जहां पर 8,400 करोड़ का 81 बॉन्ड्स राइट ऑफ कर दिए गए थे। ऑल्दो बॉन्ड होल्डर्स ने इसके खिलाफ केस भी किया, जिसका वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट कभी भी दे सकती है। अब मिस सेलिंग की स्टोरी समझते हैं। तो 2019 से 2022 के बीच एचडीएफसी बैंक के दुबई और बहरीन ब्रांचेस के रिलेशनशिप मैनेजर्स अपने एनआरआई क्लाइंट्स को कॉल करते थे। स्क्रिप्ट कुछ ऐसी होती थी, आपके सेविंग्स अकाउंट और एफडी में पैसा रखने से आपको 5 से 6% का इंटरेस्ट मिलता है। हम आपको एक बेटर ऑप्शन बता रहे हैं, क्रेडिट एंड सूज के बॉन्ड्स खरीद लो, 12 से 13% का रिटर्न मिलेगा। और वो तो स्विट्जरलैंड की 160 साल पुरानी बैंक है, कितनी रिलायबल होगी। अब क्लाइंट्स ने सोचा बॉन्ड है, क्रेडिट एंड सूज जैसी रेप्यूटेड कंपनी के, और रिटर्न एफडी से डबल, इन्वेस्ट कर ही लेते हैं। लेकिन उन्हें जो नहीं बताया गया वो ये था कि ये 81 बॉन्ड्स हैं, कोई मैच्योरिटी गारंटी नहीं, और अगर क्रेडिट एंड सूज कभी ट्रबल में आई तो पूरा पैसा जीरो भी हो सकता है। मार्च 2023 में एग्जैक्टली यही हुआ। क्रेडिट एंड सूज को यूबीएस ने टेक ओवर कर लिया, 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर दिया गया और बैंक के काफी सारे एनआरआई क्लाइंट्स का सारा पैसा साफ हो गया। इससे बैंक का कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, लेकिन उनके क्लाइंट्स का काफी नुकसान हो गया। सितंबर 2025 में दुबई के फाइनेंशियल रेगुलेटर ने इन्वेस्टिगेशन की और एचडीएफसी बैंक की दुबई ब्रांच को न्यू क्लाइंट्स लेना से बैन कर दिया। मार्च 17 to 18, 2026 को एचडीएफसी के चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने रिजाइन कर दिया। वैल्यूज और एथिक्स से इनकॉन्ग्रुएंस, लेकिन कोई भी स्पेसिफिक डिटेल नहीं दी गई। उस रात यूएसए में एचडीएफसी बैंक के एडीआर 7% से गिर गए। एडीआर मतलब एचडीएफसी बैंक के वो शेयर्स जो कि यूएस स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। फिर मार्च 20 to 21 को बैंक ने अपने 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को टर्मिनेट कर दिया, विच वाज लिंक्ड टू दुबई मैटर। इंटरेस्टिंगली मार्च 30 को चक्रवर्ती ने मीडिया में ओपनली कहा कि रेजिग्नेशन दुबई केस से कनेक्टेड नहीं था, ना कि और कोई मैनेजमेंट लैप्स था। दिस वाज द की डेवलपमेंट। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, आरबीआई ने मार्च 19 को ही पब्लिक स्टेटमेंट दिया, बैंक फाइनेंशियली साउंड है, गवर्नेंस में कोई भी कंसर्न्स नहीं है। मार्केट में अक्सर ऐसा होता है, बड़ी न्यूज में पैनिक सेलिंग होती है, लेकिन फिर जब पूरी पिक्चर आती है तो स्टॉक रिकवर कर जाता है। बैंकिंग में मैनेजमेंट और गवर्नेंस इश्यूज सिर्फ एक पीआर प्रॉब्लम नहीं होते, ये बिजनेस का कोर है। इंडिया में हम ये पहले भी देख चुके हैं। येस बैंक ने 2020 में एक टॉप प्राइवेट बैंक गवर्नेंस फेलियर की वजह से आरबीआई मॉनिटोरियम तक पहुंची। लक्ष्मी विलास बैंक, जिस मैनेजमेंट डिसफंक्शन के बाद डीबीएस ने टेक ओवर किया। आईसीआईसीआई बैंक की चंदा कोचर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट केस, जो एक टॉप बैंक की इमेज को सालों तक इफेक्ट करता है।
पैटर्न यही है, मैनेजमेंट के इश्यूज अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं और जिन्होंने इग्नोर किया उन्हें बाद में रिग्रेट हुआ। लेकिन हाँ, HDFC बैंक का केस इन सब से स्ट्रक्चरली अलग है। कोई इंसॉल्वेंसी का रिस्क नहीं है, कोई डिपॉजिटर क्राइसिस नहीं है और RBI ने भी क्लीन चिट दे दी है। अब गवर्नेंस स्टोरी से अलग एक और चैलेंज है जो एक्चुअली इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा मटेरियल है। जुलाई 2023 में HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का मर्जर हुआ था। मर्जर के टाइम स्टॉक 830 से 850 पे था। स्टॉक 1000 के पीक तक पहुंच गया था 2025 में, फिर वहां से गिरना शुरू हो गया। रेजिग्नेशन के वक्त तक स्टॉक एसेंशियली वापस अपने मर्जर वाले लेवल पर आ गया था। ऑलमोस्ट 2 सालों में नेट जीरो रिटर्न्स। कुछ था जो बैंक को होल्ड बैक कर रहा था। HDFC लिमिटेड एक NBFC थी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। उसका पूरा बिजनेस लोन देने का था, मेनली होम लोन्स। अब एक NBFC और एक बैंक में एक फंडामेंटल फर्क होता है कि पैसा आखिर कहां से आता है। NBFC बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को हाई इंटरेस्ट देके। बैंक डिपॉजिट से पैसा उठाता है, आपके और मेरे सेविंग अकाउंट से, करंट अकाउंट से, FD से। HDFC लिमिटेड के पास 6 लाख करोड़ की लोन बुक थी। जब ये बैंक में मर्ज हुई तो लोन बुक तो आ गई, लेकिन डिपॉजिट बुक नहीं आई, क्योंकि NBFC के पास ये होती ही नहीं है। और इसका डायरेक्ट रिजल्ट निकला क्रेडिट डिपॉजिट रेशो में। CD रेशो बताता है टोटल लोन डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट्स। मर्जर के बाद ये रेशो 110% तक पहुंच गया था। मतलब बैंक ने डिपॉजिट से ज्यादा लोन्स दे रहे थे। RBI का कंफर्ट रेंज 60 to 80% है। CD रेशो को रेंज में लाने के लिए बैंक को अपने डिपॉजिट तेजी से ग्रो करने पड़े, फास्टर देन देयर लोन ग्रोथ। नए डिपॉजिट बेस के बिना 6 लाख करोड़ की लोन बुक फंड करने के लिए बैंक महंगे फंड्स उठाने लगा। कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ा और साथ में होम लोन्स का इंटरेस्ट रेट भी काफी कम होता है, तो एवरेज यील्ड ऑन एडवांसेस भी गिरा। दोनों साइड से NIM स्क्वीज हुआ, जो 4.1% से गिरकर 3.38% आ गया। और यही वो इनविजिबल वॉल थी जिसकी वजह से मर्जर के बाद स्टॉक 2 साल तक कुछ नहीं कर पाया। लेकिन गुड न्यूज ये है कि डायरेक्शन ठीक हो रही है। Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 में डिपॉजिट्स 14.4% बढ़े और लोन्स 12%, यानी कि डिपॉजिट्स ग्रोइंग फास्टर देन लोन्स। CD रेशो भी 94.6% पे आ गया। मैनेजमेंट का फाइनेंशियल ईयर 27 CD रेशो टारगेट है 85 to 90%। और कॉल में CFO ने एक्सप्लिसिटली कहा कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग कंसिस्टेंट तरीके से कम हो रही है और ये डायरेक्टली NIM को ऊपर ले जाएगा। अब 2 अलग सवाल हैं जो आपके दिमाग में भी होने चाहिए, एक डिपॉजिटर के लिए और एक इन्वेस्टर के लिए। पहले बात करते हैं डिपॉजिटर्स की। सीधा जवाब, आपका पैसा सेफ है। 81 बॉन्ड्स कभी बैंक की बैलेंस शीट पे नहीं आते। RBI ने भी एक्सप्लिसिटली क्लियर किया है और नंबर्स भी कंफर्म करते हैं। बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 19.7% है और CET1 रेशो 17.3% है। RBI की मिनिमम रिक्वायरमेंट से काफी ऊपर। ग्रॉस NPA 1.15% है, नेट NPA 0.4%, जो मल्टी ईयर बेस्ट लेवल्स पे है। कॉल में मैनेजमेंट ने कहा कि बैंक के पास हेल्दी प्रोविजनिंग बफर भी अवेलेबल है अनएक्सपेक्टेड शॉक्स एब्जॉर्ब करने के लिए। ये एक फाइनेंशियली हेल्दी बैंक है, कोई डाउट नहीं। लेकिन इस एपिसोड से हमें एक लेसन लेना होगा जो कि हर डिपॉजिटर के काम आएगा। जब भी कोई बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको कोई प्रोडक्ट सेल करने आए, रिलेशनशिप मैनेजर हो, बैंक मैनेजर हो, हमेशा 3 सवाल जरूर पूछो। ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली है क्या, इसमें रिस्क क्या है और इन्हें इसमें क्या मिलेगा, क्योंकि बैंक प्रोडक्ट सेल करके कमीशन कमाते हैं। आपका इंटरेस्ट और उनका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली सेम नहीं होता। अब इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी है। स्टॉक रफली 771 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक रेशो 2.04x है। बैंक का 10 ईयर मीडियन PB रेशो 3.1x रहा है। मतलब स्टॉक अपने हिस्टोरिकल एवरेज से रफली 35% डिस्काउंट पे है। लेकिन PB रेशो सिर्फ तब मीनिंगफुल होता है जब ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में देखो। उसका यूजफुल फ्रेमवर्क अगर कोई बैंक अपने हिस्टोरिकल लोन ग्रोथ के आसपास ग्रो कर रहा हो, असेट क्वालिटी सॉलिड हो, कैपिटल एडिक्वेट हो और स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म मीडियम PB रेशो से मीनिंगफुल डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा हो, तो ये एक इंटरेस्टिंग सेटअप बन सकता है। अब HDFC बैंक के केस में एसेट क्वालिटी मल्टी ईयर बेस्ट पे है, कैपिटल एडिक्वेसी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी भी एक ऑनेस्ट एक्नॉलेजमेंट जरूरी है। बैंक अभी अपनी हिस्टोरिकल ग्रोथ पेस पे नहीं चल रही। HDFC बैंक प्री मर्जर कंसिस्टेंटली 18 to 20% के दर पे लोन बुक ग्रो कर रहा था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 में ये 12% ही ग्रोथ आई।
अब आपको आगे चलते हुए कुछ चीजें ट्रैक करनी चाहिए। पहली, डिपॉजिट ग्रोथ का मोमेंटम। यही वो ट्रिगर है जो पूरी स्टोरी को चेंज कर सकता है। जब डिपॉजिट्स फास्टर ग्रो करेंगे लोन से, तो सीडी रेशो नॉर्मलाइज होगा, कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होगी, एनआईएम ऊपर जाएगी और बैंक हिस्टोरिकल ग्रोथ पेस पे वापस आ सकती है। कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए फास्टर देन सिस्टम ग्रोथ गाइडेंस दी है। सीईओ ने कहा है कि मॉर्गेज डिस्ट्रीब्यूशन 6,800 लोकेशन से बढ़कर 7,800 प्लस लोकेशंस हो गई है। ग्रैन्युलर रिटेल डिपॉजिट अक्रीशन ट्रैक पर है। ये नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करने चाहिए। दूसरा, सीईओ शशिधर जगदीशन का रीअपॉइंटमेंट जो अक्टूबर 2026 में ड्यू है। आरबीआई का अप्रूवल पेंडिंग है। अगर यहाँ कोई हेजिटेशन नहीं आई तो मैनेजमेंट चेंज की वजह से बैंक फिर से एक ट्रांजिशन में फंस सकता है। तीसरा, एनआईएम रिकवरी। सीडी रेशो इंप्रूव हो रहा है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो रही है, रेट कट्स चल रहे हैं। ये सब मिलके बैंक के मार्जिन्स ऊपर लेके जाने चाहिए। अगर अगले कुछ क्वार्टर्स में एनआईएम मीनिंगफुली ऊपर जाता है तो ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगी। ये वो नंबर्स हैं जो क्वार्टरली रिजल्ट्स में सबसे पहले ट्रैक करने चाहिए। समरी ये है कि एचडीएफसी बैंक का ये क्राइसिस एक गवर्नेंस और रेप्यूटेशन इवेंट है, फाइनेंशियल कोलैप्स नहीं। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, एसेट क्वालिटी मल्टी ईयर बेस्ट लेवल पर है, लेकिन गवर्नेंस का सवाल रियल है। बैंक अभी हिस्टोरिकल ग्रोथ पेस पे नहीं है और मैनेजमेंट कंटिन्यूटी का अनसर्टेनिटी बना हुआ है। ये एक सॉलिड बैंक है जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड फेज से गुजर रहा है। फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, डायरेक्शन सही है, बस इन्वेस्टर्स को थोड़ा पेशेंस रखना होगा जब तक गवर्नेंस और ग्रोथ दोनों पे क्लैरिटी ना आ जाए। अब आपको क्या लगता है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी जरूर बताना। और अगर ये एनालिसिस आपको यूजफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।